नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछता। वो टॉपिक हर साल रिपीट होती रहती है और इसका जो कि हेल्थ पे भी ज़्यादा इफेक्ट करता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती होती है, ये जो प्रेग्नेंट होती है, उन महिलाओं के लिए काफ़ी जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उनके बॉडी पर, उनके बच्चे को लेकर, उनको लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो हमें उस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जो होते हैं बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम आप लोग के सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। कौन सा कारण भारत में मृत्यु दर को अधिक प्रभावित करता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो भारत है वहाँ पे जो अधिकतर मृत्यु होती हैं महिलाओं की, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी मृत्यु अधिकतर एनीमिया के कारण होती है। और एनीमिया जो है कि एक वैसी समस्याएं हैं जो हमारे खान पान पे निर्भर करता है। अगर हमारी जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें भी उन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या गर्भवती महिलाएं होती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, या फिर उनको जो खाने पीने की उनकी डाइट है उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो उस कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में एनीमिया, खून की कमी होने लगती है। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। एनीमिया, रक्तस्राव या टॉक्सीमिया, या फिर एनीमिया एंड टॉक्सीमिया। तो हम जानते हैं, आप लोग कहें कि एनीमिया और रक्तस्राव या हेमरेज, जो टॉक्सीमिया या फिर एनीमिया एंड टॉक्सीमिया। तो हमारा आंसर क्या होता है आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। उसके पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमारा आंसर जो है टॉक्सीमिया एंड एनीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्त्री में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो नॉर्मल, जाहिर सी बात है कि एक जो वुमेन होती है, नॉर्मल वुमेन जिनसे को किसी प्रकार कोई बीमारी नहीं होती है, तो उसके बॉडी में नॉर्मल जो हमारा हीमोग्लोबिन होते हैं, नॉर्मल कितने mg/dL तक होता है, मतलब कितने ग्राम तक होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है 13 से 15 या 13 से 50। सेकेंड ऑप्शन बी जो है 9 से 10 GM/DL। फिर थर्ड क्वेश्चन है जो कि सी 14 से 18 GM/DL, या फिर लास्ट जो है 10 से 11 GM/DL। तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना खुद से इसको जांचें। हमारे आंसर से पहले आप खुद इसको एनालाइज अपने आप में करें कि हम कितने तक हमारी नॉलेज है या कितना हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में भी जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको आप एनालाइज अपने ऊपर करके, और जितना आपका सही आंसर आ रहा है उसको प्लीज़ कमेंट में लिखें कि आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर है ए। जो हमारा राइट आंसर है ये ए होगा। ये हमारा राइट आंसर है, सॉरी 13 से 15 जो हमारा होता है। एक नॉर्मल जो महिलाएं होती हैं उनमें कितना होता है, 13 से 50। और थर्ड क्वेश्चन हम आते हैं एनीमिया के टाइप्स। अब हम जानते हैं कि एनीमिया हमारे शरीर में तो बहुत सारे, मतलब हम तो जानते हैं कि एनीमिया हमारे खून की कमी के कारण ही एनीमिया होता है, बट ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में जो एनीमिया होता है वो कई टाइप्स के होते हैं। एनीमिया कई टाइप्स के होते हैं और एनीमिया को जैसे हम मान लेते हैं कि नॉर्मली जनरली भाषा में लोग बोलते हैं खून की कमी, या फिर कोई अदर रीजन होता है। तो जनरली एनीमिया हमारे ऑप्शन में देखिए कितने दिया है, 1 ऑप्शन दिया है जो 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ आंसर हमारा 5। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि हमारा जो एनीमिया हो वो कितने प्रकार के होता है। तो जनरली हमारा आंसर जो राइट है वो 5 टाइप्स। अब आप कहें 5 टाइप्स के नाम भी बता दीजिए, तो मैं आपको 5 टाइप्स के जो एनीमिया होते हैं उनका हम आपको डिटेल्स भी बताएंगे। फर्स्ट है हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। जो आयरन होता है, आयरन
डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक। डिफिशियंसी एनीमिया होता है। डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है कि इसमें जो हमारे आयरन की कमी जो होती है हमारे बॉडी में, उसमें आयरन की कमी हो जाती है। और ये क्या होता है, प्लाज्मा जस्ट उल्टा होता है। हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, जो आयरन होता है वो कम हो जाता है, और प्लाज्मा में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। और सेकेंड है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसे या फोलिक एसिड की हम कमी को भी कह सकते हैं। जैसे हमारा फोलिक एसिड हमारे जो बॉडी में है, जब शुरुआती दौर में होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड की काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल होते हैं। अगर ये जो फोलिक एसिड होते हैं, अगर इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना दिया जाए तो क्या होता है कि जो बच्चे का विकास होता उसमें इससे जो बहुत सारे डिजीज डेवलप हो जाती हैं। और फोलिक एसिड जो कि कंटिन्यू जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको कितने मंथ तक देनी चाहिए, तो फोलिक जो है एसिड प्रेग्नेंट वुमेन को कंटिन्यू फर्स्ट मतलब प्रथम 3 माह तक हमें कंटिन्यू देनी चाहिए। 3 माह तक कंटिन्यू फोलिक एसिड देनी चाहिए। और इसमें जब हमारे बॉडी में जो बॉडी होती प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो रेड सेल्स होती हैं अर्थात मेगालोब्लास्टिक जो होती हैं, उसमें एनीमिया आ जाती है करते हैं। मेगालोब्लास्टिक जो होती है एनीमिया कहा जाता है। इसमें हमारा फोलिक एसिड की कमी होती है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा जो होता है, थर्ड है विटामिन B12। जो ये हमारा होता है विटामिन B12, इसकी कमी के कारण क्या होता है, हमारा विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया होता है। इसमें अधिकतर क्या होता है, जो महिलाएं विटामिन B जो होता है, जो कि विश्व शुद्ध शाकाहारी होती हैं, उनमें ये जो विटामिन B12 की कमी अधिकतर उन स्त्रियों में ही देखी जाती है जो नॉनवेज नहीं लेती है। अगर जो औरतें नॉनवेज खाती है तो उनमें विटामिन B12 तो प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, बट जो नॉनवेज नहीं लेती हैं, जो शुद्ध शाकाहारी महिलाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, विटामिन B12 की कमी आ जाती है। इसके कारण उनको विटामिन B12 जो डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है। तो हमारा उत्तर कितना है, सही। अब ये के बाद थर्ड हमारा जो आता है, फोर्थ है एनीमिया, वो है सिकल सेल एनीमिया। जो हमारा थर्ड है सिकल सेल एनीमिया, सॉरी फोर्थ है जो हमारा है सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि ये जो हमारा एक आनुवंशिक विकार होता है। ये जो हमारे अगर जो पहले से कि हमारे पूर्वजों में किसी तरह से बीमारी रही होगी, तो वो क्या होता है, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके माध्यम से जो तो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये जो होता है सिकल सेल एनीमिया, इसको नवचंद्राकार कोशिका रक्त अल्पता भी कहते हैं। या सिकल सेल एनीमिया जो होता है कि बी श्रृंखला में बी श्रृंखला होती है, बी श्रृंखला, बी जो अल्फा श्रृंखला होती हैं, इसको बीटा श्रृंखला बोलते हैं ना। बीटा जो होता है श्रृंखला, जो बीटा श्रृंखला होती है एन सिरे की तरफ, जैसे कि एन सिरे की तरफ से, मतलब जो श्रृंखला होती बीटा हमारे होते हैं, उसके एन सिरे से 6वें स्थान पे ग्लूटामिक अम्ल हो जाता है, जो ग्लूटामिक अम्ल, जो कि ये होता है एक तरह का वैलिन अम्ल या के द्वारा प्रसारित करता है, और जो कि हीमोग्लोबिन कहलाता है। इसके द्वारा जब कमी आ जाती है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन वो सिकल सेल एनीमिया के अंदर आता है। और नेक्स्ट हमारा है जो 5 है,
5 एनीमिया आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। अब ये हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया वो एनीमिया होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे आरबीसी, जो हमारा आरबीसी जो सेल होते हैं, जो हमारे आरबीसी सेल होते हैं, ये क्या होती हैं? फट जाती हैं। ये जैसे हमारा ये सेल है, ये हमारा सेल है, ये जो आरबीसी जो हमारा आरबीसी सेल है, यहाँ से क्या होता है? फट जाएगा। ये हमारा फट जाता है, ये हमारा फट गया तो क्या हो जाए? यहाँ से जो हमारा रक्त का स्राव होता है वो प्राय निकलता है। और ये लमसम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लास्ट मंथ में, मतलब जो अंतिम सप्ताह होता है गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में, लास्ट मंथ में ये अधिकतर देखने को मिलता है। और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बहुत ज़्यादा महिलाओं में नहीं, जैसे कि 100 में से 5 से 10% में 5% मान लिया, पे 2-3% भी हो सकता है, ऐसी महिलाओं में हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? डी हमारा ऑप्शन हुआ। एनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं? एनीमिया 5 टाइप्स के होते हैं, जिसका कि मैंने आपको नाम भी बता दिया। सिकल सेल एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 एनीमिया, यानी फोलिक एसिड एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन हमारा है, गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन कितना होता है? जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी जो नॉर्मली होता है कि वैसे तो हमारे प्रेगनेंसी के पहले, जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है उसके पहले हमारा जो ब्लड लेवल होता है वो तो नॉर्मली होता है, नॉर्मली ब्लड लेवल होता है। और वो जो कि 13 से 15 या 12 से 15, किसी किसी महिलाओं में 13 से 12 से 15 भी होता है, लेकिन नॉर्मली इसका रेंज जो होता है 13 से 15 ही होता है। अब बट जब गर्भवती महिलाएं हो जाती हैं तो उनमें नॉर्मल कितना होना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन है ए है 10 से 12, बी है 12 से 13, सी है 13 से 14 और डी है 15 से 16। तो आप लोग प्लीज़ इसका कमेंट हमें ज़रूर बताएं कमेंट में करके कि आपने जितने मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है उस क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को शेयर भी करें कि ताकि जो भी अगला बहन जो भी हो जो नहीं पढ़ पा रही है वो भी इस हमारे वीडियो को देखे और ये भी उनको नए नए क्वेश्चन जो कि हमारे एनम एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट जॉब में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग से प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारी सपोर्ट करें। और जैसा इसका आंसर होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन लमसम 10 से 12 रहता है, यानी 10 से 12 ये हमारा आंसर हुआ। 10 से 12 जो ग्राम होता है पर DL, वो हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल जो प्रेग्नेंट वुमेन उनमें होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आप लोग बता सकते हैं कि किसकी कमी से। पहला ऑप्शन है हमारा लोहा, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन विटामिन, चौथा ऑप्शन है वसा। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि एनीमिया का कारण, सबसे मुख्य कारण क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन हमारा सबसे मुख्य कारण है आयरन की कमी। जिन महिलाओं में आयरन की कमी होगी यार से उनमें एनीमिया के लक्षण ही पाए जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन है, और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, गर्भस्थ स्त्री का प्लाज्मा वैल्यू कितना बढ़ जाता है? मतलब जब गर्भावस्था होती हैं, जब औरतें गर्भावस्था में होती हैं तो उनका जो प्लाज्मा वैल्यू होती है वो कितने परसेंट तक बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। तो ये अधिकतर मानते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा की वृद्धि जो होता है, जब ये बढ़ने लगता है, ये लास्ट हम आपको बता दें कि ये जो हमारा होता है विक्स, जो विक्स होता है ये लमसम 32 विक्स से ये हमारा 34 विक्स तक क्या करता है, इसके बीच जो ये हमारा प्लाज्मा होता है
बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब ये हमें कंफर्म आप लोग बताएंगे कि कितने परसेंट जो वैल्यू होती है, प्लाज्मा की वैल्यू होती है, वो बढ़ जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान और हम लोग देखते हैं, ऑप्शन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 55%, नेक्स्ट है 60% और थर्ड है 70% एंड डी है 50%। तो अब जैसे मैंने बताया कि जो प्लाज्मा की वैल्यू होती है लास्ट 32 वीक्स से 34 वीक्स के बीच, 32 टू 34 वीक्स जो होता है, इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा की वैल्यू सबसे हाई हो जाती है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा सही है। तो हम आप लोग को बताते हैं कि ऑप्शन इसका डी है। जो ऑप्शन ये डी है, कितना 50%, जब ये प्लाज्मा की वैल्यू जो होती है हमारी बॉडी में 50% तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन आयरन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो क्या है कि हमें गर्भावस्था, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो वो आयरन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं, बट गवर्नमेंट सरकार ने भी ये निर्धारित किया है कि महिलाओं को गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनको पर डे गोलियां लेनी चाहिए, पर डे गोली लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे 9 महीने के अंदर जो है उनमें किसी प्रकार का कोई आयरन की जो डिफिशेंसी है वो ना होने पाए, और जो उनका बेबी हो और बहुत मतलब जो उनमें भी आयरन की कमी ना हो और जो माँ में भी कमी ना होने। अगर जो माँ में आयरन की कमी होती है तो उसका बेबी का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रुक जाता, उनमें जॉन्डिस की शिकायत मिलने लगती हैं। और क्या होता है कि जब बच्चे में माँ में आयरन नहीं रहेगा तो बच्चे में भी साइनोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बच्चा जो होता है हमारा हेल्दी नहीं होता, प्री टर्म बेबी होता है, मतलब समय से पहले जो डिलीवरी होती है वो समय से पहले ही हो जाती है। और बच्चा जो है माँ का जो होता है कि वो ब्लीडिंग की समस्या बहुत तेज होती है। उसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर की समस्याएं हो जाती हैं, और समय से पहले ही बच्चा हो जाता है या फिर समय के साथ भी होता है तो उसमें अधिक जो ब्लीडिंग की संभावना होती है वो भी बढ़ जाती है। तो हमें कितनी पर डे मतलब प्रतिदिन आयरन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आइए देखते हैं ऑप्शन में कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका 25 mg, 35 mg, 40 mg एंड 50 mg। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि इसका हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि मतलब जो प्रतिदिन जो गर्भावस्था की महिलाएं होती हैं उनको पर डे कितनी आयरन mg लेनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन आपको समय बताते हैं कि 40 mg, जो हमारा ऑप्शन है ये 40 mg, यानी महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रतिदिन 40 mg तक आयरन की गोलियां लेनी चाहिए। और बात करते हैं हम सामान्य महिलाएं की, सामान्य महिलाओं की। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि सामान्य जो महिलाएं होती हैं उनको कितने mg पर डे आयरन की गोली रिकमेंड करनी चाहिए। आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए। मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो जनरली महिलाएं होती हैं उनको रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि उनको जैसे हर मंथ में पीरियड होता है तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं का जो ब्लड हमारे बॉडी से जाता है तो उतनी तेज़ी से हमारी बॉडी में बनता नहीं है। तो इसलिए क्या करनी चाहिए कि नॉर्मली किशोरियाँ हो चाहे महिलाएं हो, उनको पर डे 50 से 20 mg क्या करना चाहिए, आयरन की गोली लेनी चाहिए। इससे क्या था कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। गर्भवती स्त्री को रोजाना फेरस सल्फेट की कितनी mg की गोलियां लेनी चाहिए। अब फेरस सल्फेट की बात करते हैं तो जब हमारे शरीर में आयरन के साथ साथ जब आयरन फेरस सल्फेट जो ये होती है हमारे शरीर में, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोज, फर्स्ट होता है फेरस सल्फेट,
फेरस सल्फेट। नेक्स्ट होता है दूसरा जो है हमारा फेरस ग्लूकोनेट जो होता है, फेरस ग्लूकोनेट। थर्ड होता है फेरस सक्सीनेट। क्या होता है? फेरस सक्सीनेट। हमारा थर्ड होता है फेरस सक्सीनेट। तो जो फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस सक्सीनेट होता है, इसमें क्या होता है कि जब महिलाएं में ओरली जो आयरन डिफिशिएंसी होती तो क्या होता है, ओरल आयरन थेरेपी लेती हैं। जो ओरल आयरन थेरेपी लेती हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ट्रीटमेंट करने की तरह कई तरह, तो जो होता है लोहे का जो आयरन की सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो फेरस के रूप में होती है। जब हम आयरन को लेते तो वो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में उसका अवशोषण मतलब एब्जॉर्बेशन जो ऑब्जर्व करता है तो हमारे बॉडी में किस रूप में करता है? फेरस के रूप में। मतलब ये जो होता है हमारे बॉडी में Fe मतलब Fe++ ना, ये फेरस के रूप में हमारे बॉडी में अवशोषण करता है। तो हमें देखा फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट है या फेरस अथवा फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट जो है हमें बॉडी में कितनी हमारी जो ज़रूरत होती है ओरल थेरेपी, आयरन जो होती है आयरन थेरेपी में ओरल थेरेपी, तो उसमें क्या है कि हम उसको कितना लेते हैं। और ये ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ए 250 mg, सेकंड है 300 mg, थर्ड है 200 mg, फोर्थ है 400 mg। तो हमें क्या करना है कि हमारा आंसर देखिए आप लोग, या फिर आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं हमारे आंसर देने से पहले, ताकि हम आप लोग को भी दें आपने कहाँ से देखा। और जिस भी जगह से आप लोग ने मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में अपना नाम और एड्रेस ज़रूर डालें। और इसका ऑप्शन होगा फेरस सल्फेट का 200 mg। क्या करनी चाहिए? फेरस सल्फेट को पर डे 200 mg देनी चाहिए। और ये गोलियां कितनी बार देनी चाहिए? कितनी बार हमें ये गोलियां देनी चाहिए? दिन में पर डे, मतलब पर डे 2 टाइम हमें गोलियां फेरस सल्फेट की देनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी 200 mg। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया का गर्भस्थ महिला पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो होता है एनीमिया, अब एनीमिया तो हो गए भाई, उसका प्रभाव हमारे बॉडी पे किस पे पड़ता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है काल पूर्व प्रसव की संभावना, मतलब कि जो प्रेगनेंसी में होती जो औरतें जो उनको डिलीवरी की जो संभावना होती हैं, जब जिस महिला में आयरन की कमी होती है तो क्या होता है, समय से पहले ही उनकी डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है प्रसव पूर्व रक्तस्राव की संभावना। क्या होता है कि जब जिस महिलाओं में एनीमिया की लक्षण दिखते हैं, जो महिलाएं एनीमित होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि समय से पहले ही, डिलीवरी से पहले ही क्या होता है, रक्तस्राव जो ब्लीडिंग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है हृदय फेल हो जाने का खतरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि इसमें से हमारी तरफ से तो आंसर हम बता ही देंगे, लेकिन आप लोग भी इसका आंसर ज़रूर बताएं कमेंट में करके। जो ये होता है कि काल पूर्व प्रसव की संभावना, प्रसव पूर्व रक्तस्राव की संभावना, हृदय फेल हो जाने का खतरा। हृदय फेल हो जाने का खतरा भी जैसे कि हमारे बॉडी में जो आयरन नहीं रहती है, जो हमारा ब्लड रहता है वो नहीं रहता है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो होता है कम होता है, वो हृदय भी पंप कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है महिलाएं जो होती हैं हार्ट फेलियर का शिकार हो रही थी। तो हमारा ऑप्शन जो होता है उपयुक्त सभी, यानी जो हमारा ये ऑप्शन है उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। फेरस सल्फेट की गोलियां दिन में
यहाँ पे दिया है दिन में। दिन में कितनी बार लेनी चाहिए? दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, दिन में 5 बार, दिन में 3 बार। तो आप लोग पहले से मैंने आप लोग को बता दिया है कि जो आयरन जो वो फेरस सल्फेट की गोलियां होती हैं वो दिन में 2 बार पर डे, मतलब दिन में 2 बार लेनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है क्या, ये जो दिन में 2 बार लेनी चाहिए। और जैसे कि ग्लूकोनेट की गोलियां, जो ग्लूकोनेट फेरस सल्फेट के 200 mg लेनी चाहिए। और जो फेरस ग्लूकोनेट होता है वो हमें कितनी लेनी चाहिए? फेरस